हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे, दोलन तथा तरंग। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में पार्ट खा भाग खा यानी पार्ट बी की चौथी यूनिट है, अंतिम यूनिट है। जानबूझ के अभी हम लोग पार्ट ए में चल रहे थे। पार्ट बी और लास्ट यूनिट हमने ये सोचकर शुरू की है कि मान लो इसके अलावा शेष विद्यालय में समय रहेगा तो जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक ये अंत का भाग पूरा कर लेते हैं। और इस भाग को पूरा करने में इसमें जो पाठ्यक्रम है इसको समझने के लिए बीच के बाकी यूनिटों की बहुत आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ तो एक दूसरे से लिंक रहते ही हैं। जैसे ऊष्मा में ही हमारी 2 यूनिट थी, हम पहली यूनिट पढ़ने के बजाय दूसरी अगर ऊष्मागतिकी पर आते तो थोड़ा असुविधा होती। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये यूनिट शुरू करेंगे। और दोलन और तरंग में एनसीईआरटी की किताब में 2 पाठ हैं। दोलन नाम से एक अलग पाठ है और तरंग नाम से एक अलग पाठ है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अभी दोलन वाले पाठ में हम लोग शुरुआत करते हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से शुरुआत में हम लोग आवर्त गति क्या है, दोलन क्या है, और विशेषकर फिर उसके उदाहरण के रूप में सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और पद हैं, जैसे दोलन में मुक्त दोलन क्या होते हैं, अवमंदित दोलन क्या होते हैं, प्रणोदित कंपन क्या होते हैं और अनुनाद क्या होता है। तो मुख्य रूप से इस भाग में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज शुरुआत करते हैं आवर्ती गति से। तो मुख्य रूप से थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो कहानी ही सुननी रहेगी। देखिए आवर्ती गति क्या है, जो लिखा है एक बार सुन लेते हैं। हार्मोनिक मोशन या पीरियाडिक मोशन। ठीक, जब कोई पिंड, अच्छा हम चाहे पिंड कहें, चाहे वस्तु कहें या कण कहें, कई बार जब हम पिंड कहते हैं तो हमको थोड़ा बड़े आकार की वस्तु का एहसास होता है। कण कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वस्तु का आकार छोटा रहा होगा। और ठीक है, वस्तु एक सामान्य नाम है ही, कहते ही हैं। तो फिलहाल आवर्ती गति में देखते हैं कि जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समयांतराल के बाद बार बार दोहराता है तो यह गति आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण में लिखा है जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और घड़ी की सुइयों की गति। ठीक, क्या क्या लिखा है हम लोगों ने एक बार फिर से। एक निश्चित पथ पर कोई पिंड है, इस तरह से गति कर रहा है कि एक निश्चित रास्ते पे गति कर रहा है और एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है। यानी एक बार जिस रास्ते से होकर गया है थोड़ी देर बाद फिर उसी रास्ते से होकर गुजरेगा, और हर बार एक बार के बाद जब अगला चक्कर आएगा तो उतने ही समयांतराल के बाद आएगा। जैसे पृथ्वी मान लो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 1 साल में पूरी करती है, लगभग 1 वर्ष में पूरी करती है। तो जिस प्रकार से जिस रास्ते से होकर के पृथ्वी एक बार सूर्य के चारों ओर गुजरी है, एक चक्कर पूरा कर लेने के बाद दूसरा चक्कर फिर उसी रास्ते से होकर ही गुजरेगी, और दूसरा चक्कर पूरा करने में फिर 1 साल लगेगा, 1 साल बाद फिर तीसरा चक्कर, यानी हर 1 साल के बाद अपनी गति को उसी रास्ते पर बार बार दोहराती रहेगी। तो ये आवर्ती गति है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी में आप देखो चाहे सेकंड वाली सुई है या मिनट वाली या घंटा वाली, अपना एक निश्चित चाल से एक निश्चित रास्ते पर एक घूम रही है। तो एक चक्कर पूरा करने में उसने जितना समय लिया था उतना ही समय बीतने के बाद फिर दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा, फिर उसी तरह चलते हुए तीसरा चक्कर उतने ही समय के बाद पूरा हो जाएगा। तो 2 शर्तों का ध्यान रखेंगे, रास्ता हमारा वही रहे और समयांतराल वही रहे जिस समयांतराल के बाद गति दोहराई जाएगी। ठीक, तो ये आवर्ती गति है जो एक निश्चित आवर्त यानी समय के बाद अपनी गति को बार बार एक निश्चित रास्ते पर दोहराए। आवर्ती गति का ही एक विशेष हिस्सा है दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति को दोलनी गति भी कहते हैं। ऑस्किलेशन दोलन के लिए, ऑस्किलेटरी मोशन दोलनी गति के लिए। कंपन गति यानी वाइब्रेटरी मोशन या केवल वाइब्रेशन ही कह सकते हैं, या काम्पनिक गति भी कह सकते हैं, है ना। तो ये छोटा हिस्सा है, ये एक बड़ा नाम है। सुन लेते हैं पहले एक बार क्या है दोलन गति में। क्या है, जब कोई वस्तु, अच्छा यहाँ हमने लिख लिया था वस्तु का मतलब पिंड भी कह सकते हो या कण कह लो। पिंड कहोगे मान लो बड़े आकार की वस्तु आपको महसूस हो रही है, कण कहते हैं तो कई बार हमको छोटेपन का बोध होता है कि छोटे आकार की वस्तु है, कम द्रव्यमान है। तो जब कोई वस्तु एक ही पथ पर किसी स्थिर या निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो आवर्त गति करता है, वस्तु लिखे हैं तो करती है, तो इस गति को दोलन गति या कंपन गति कहते हैं।
और उस निश्चित बिंदु की स्थिति को माध्य स्थित यानी मीन पोजीशन या साम्य स्थित यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं ना, जब साम्य अवस्था में है। फिर से एक बार ध्यान दे लेते हैं हम लोगों ने क्या लिखा है। दोलन गति में लिखा है कि जो वस्तु है ना एक ही पथ पर आवर्त गति तो करती है, बस शर्त एक और बढ़ जाती है कि किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर। तो यानी दोलन गति भी एक प्रकार की आवर्ती गति ही है, क्योंकि एक निश्चित रास्ते पर और एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहरा रही है। लेकिन एक शर्त यहाँ और बढ़ गई है। दोलन आवर्त गति में हमने ऐसा तो नहीं कहा था कि ये एक ही निश्चित बिंदु के इधर उधर जाए, एक बार इधर जाए एक बार उधर जाए, पर यहाँ एक ये शर्त बढ़ गई है कि हमारे पास एक कोई निश्चित बिंदु होगा, एक कोई निश्चित स्थिति होगी जिसके दोनों ओर वस्तु एक बार एक तरफ जाएगी, एक बार फिर दूसरी तरफ, एक बार फिर पहले वाले की तरफ, एक बार फिर दूसरे की तरफ। और ये जो बीच वाली स्थिति होगी जिससे हम कहेंगे कि इधर है या उधर है, या गति जब रुकी हुई होती है तो जिस अवस्था में रहती है वह हमारी माध्य स्थिति या साम्य स्थिति है। जैसे मान लो पेड़ की डाल से रस्सी से झूला डाल करके आप झूल रहे हो, जब नहीं झूल रहे हो रस्सी सीधे लटक रही है, वो उसकी साम्य स्थिति हो गई। जब आप झूलना शुरू किए, एक बार एक तरफ गए एक बार दूसरी तरफ गए, तो वो हमारा क्या है, ये हमारी हो गई दोलनी गति। क्यों? हम एक निश्चित साम्य स्थिति के एक बार इधर जा रहे हैं तो एक बार उस साम्य स्थिति के उधर जा रहे हैं। और यह गति आवर्ती गति तो है ही, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा है दूसरा चक्कर भी उतने ही समय में पूरा होगा, अगर उसी प्रकार की गति हो रही है तो दोलनी गति आवर्ती गति तो होती है, साथ में एक शर्त हम और बढ़ा लेते हैं कि किसी माध्य स्थिति के इधर उधर वस्तु गति करे तो दोलनी गति। और केवल आवर्ती गति का मतलब यह है कि एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहरा रही है। ठीक, एक शब्द हम लोगों ने यहाँ और लिखा था, दोलन या कंपन। तो इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। आमतौर पे समानार्थी शब्दों में हम लोग प्रयोग करते हैं। दोलनी गति को कई बार कांपनिक गति हम तब कहते हैं या कंपन गति तब कहते हैं जब कंपन की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आवृत्ति अभी हम लोग आगे देख लेंगे, पहले सुने हैं, लेकिन फिर भी आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या। आवर्तकाल, एक आवर्त यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय काल। आवर्त मतलब ठीक है एक चक्कर हो गया, काल का मतलब समय हो गया, तो आवर्त काल का मतलब एक आवर्त पूरा करने में लगा समय, और आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की या आवर्तों की संख्या। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि दोलन गति और कंपन गति में कई बार हम लोग अंतर इतना मात्र कर लेते हैं कि जब उस गति की आवृत्ति कम होती है तो उसको हम लोग दोलन गति कहते हैं, और जब आवृत्ति ज़्यादा होती है तो काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे मान लो घड़ी का पेंडुलम जो गति कर रहा है तो उसकी गति को हम आवर्त गति तो है ही है, उसकी गति को हम दोलनी गति कहेंगे। और जैसे मान लो ब्लेड है, पत्ती है, धातु की पतली राड है, छड़ है, एक सिरे को आपने मेज में फिक्स कर दिया, दूसरे सिरे को आपने थोड़ा जोर से दबा के छोड़ दिया तो वो जिस तरह हिल रहा है उसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। फ़ोन जैसे आप वाइब्रेशन मोड में लगाते हो, किसी का फ़ोन आया तो जिस तरह से वो तेज़ी से झंझनाता है वो झंझनाहट वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि वहाँ कंपन की आवृत्ति ज़्यादा होती है। उसी तरह से जैसे सितार है, गिटार है, जो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें हम तार को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देते हैं और आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ पर भी कंपन की आवृत्ति ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग काल्पनिक गति कहते हैं ना। उसको दोलनी गति आमतौर पे नहीं कहते, काल्पनिक गति कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। यानी कम आवृत्ति होने पर दोलन गति, ज़्यादा आवृत्ति होने पे कंपन गति। बाकी सैद्धांतिक रूप से ठीक है, एक ही है, व्यवहार में हम लोग अंतर कर लेते हैं, ज़्यादा आवृत्ति है तो कंपन। तो ये दो बातें पहले एक बार नोट में लिख लेते हैं, तब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो एक बातें हैं जो दोलन गति या आवर्त गति से संबंधित थी, ध्यान से सुन लेते हैं फिर से एक बार। पहली बात तो ये कि प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति का दोलनी गति होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। देखिए, अगर वस्तु दोलन गति कर रही है तो दोलन गति की परिभाषा में ही हम लोगों ने लिखा था कि एक ऐसी आवर्त गति जिसमें वस्तु एक माध्य स्थिति या साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। तो दोलन गति अगर है तो निश्चित रूप से वो आवर्त गति तो होगी ही होगी, और लेकिन आवर्त गति का दोलनी गति होना अनिवार्य नहीं है। क्यों? आवर्त गति की मुख्य शर्त ये थी कि एक निश्चित समयांतराल के बाद वस्तु अपनी गति को बार बार उसी रास्ते पर दोहराए, आवर्त गति हो गई। दोलन गति में क्या है,
वो आवर्त गति तो कर ही रही है, मतलब एक निश्चित समयांतराल के बाद उसी रास्ते पर अपनी गति को दोहराएगी। तो एक शर्त और है कि अब हमारे पास एक माध्य बिंदु है और एक बार वस्तु माध्य बिंदु के एक ओर जाएगी, एक बार वस्तु माध्य बिंदु के दूसरी ओर आएगी। तो फिर से कि अगर दोलन गति हो रही है तो फिर आवर्त गति तो रही ही होगी, दोलनी गति तो आवर्त गति हमेशा रहेगी, लेकिन हर आवर्त गति का दोलन गति होना अनिवार्य नहीं है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर अगर आप कहो, परिक्रमण कहो, तो उसमें आप किस बिंदु को एक माध्य बिंदु कहोगे कि एक बार पृथ्वी उसके इधर गई और एक बार उधर गई, तो वहाँ दिशा तो बदल नहीं रही है। घड़ी की सुई की गति आवर्त गति है क्योंकि वो एक निश्चित समयांतराल में अपना चक्कर पूरा कर रही है, लेकिन घड़ी के पेंडुलम की गति वो लेकिन काल्पनिक गति नहीं है। और उसके बदले में आप घड़ी के पेंडुलम की बात करो तो पेंडुलम एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो वो भी एक निश्चित, तो घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? कंपन गति है। आवर्त गति भी है क्योंकि कंपन गति है तो आवर्त गति होगी ही होगी, पर हर आवर्त गति का कंपन गति होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपन गति में एक शर्त और बढ़ जाएगी कि माध्य स्थित के वस्तु इधर उधर आवर्त गति करे। ठीक, तो ध्यान रखना। दूसरा जो हम लोग कह रहे थे कि कंपन गति और दोलन गति में, तो ठीक है, नाम में वैसे तो ज़्यादातर हम लोग समान अर्थ में प्रयोग करते हैं, पर आमतौर पे अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो कंपन गति या काल्पनिक गति, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन, है ना, या अदरवाइज ऑस्किलेशन दोलन, तो अधिक आवृत्ति वाली जो दोलन गति होती है उसी को हम प्रायः कंपन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। जब आवृत्ति ज़्यादा तो कंपन गति या काल्पनिक गति, बाकी सामान्य आवृत्तियाँ हैं तो दोलन गति। ठीक, तो दोलन गति, आवर्ती गति, कंपन गति, तो छोटे छोटे अंतर के साथ नाम है, हम लोग ध्यान रखेंगे इनका। फिर हम लोग दो छोटी परिभाषाएं हैं, जानते हैं उन दोनों के बारे में पहले से, जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। तो आवर्तकाल कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में। अगर नाम पर आप गौर करो तो इसके दो हिस्से कर सकते हो, आवर्त और काल। काल का मतलब समय, आवर्त का मतलब ठीक है एक आवर्त या चक्कर, तो एक आवर्त पूरा करने में जो काल लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं, है ना। तो ठीक है, दो तरीके से कह सकते थे। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो दूसरा थोड़ा सा बदल करके, किसी आवर्ती गति का वह न्यूनतम समय अंतराल या समयांतराल आवर्तकाल कहलाता है जिस समयांतराल बाद आवर्ती गति की पुनरावृत्ति होती है। कई बार जब हम लोग इस तरह कहते हैं ना, अगर यहाँ न्यूनतम शब्द नहीं लगाए, हम खाली अगर इतना कहे कि वह समयांतराल जितने समय बाद कोई आवर्ती गति अपने को दोहराती है उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, तो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लेती है, आप 3 चक्कर बाद कहो तो भी उसी तरह, मतलब एक 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करके फिर दूसरे मिनट में फिर दूसरे चक्कर के लिए तैयार रहेगी। लेकिन कोई अगर मान लो ना ध्यान दे पाए, एक बार पहला चक्कर देखा, फिर तीसरे सेकंड वाला देखा, फिर 5वें सेकंड वाला देखा, तो उसको तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि नहीं यहाँ तो समयांतराल 2 सेकंड है। तो फिलहाल फिर से कि वह न्यूनतम समयांतराल जितने समय के बाद कोई आवर्ती गति अपनी गति को दोहराती है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। या और सरल शब्दों में कहें तो एक आवर्त यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, और समय है तो इसका यसाई मात्रक सेकंड होगा। ठीक, दूसरा है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एन से भी व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से भी व्यक्त करते हैं और न्यू से भी व्यक्त करते हैं ना, वी की तरह बनता है, थोड़ा सा टेढ़े गोलाई के साथ हैं किनारे, या न्यू ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है। तो यहाँ पर सीधे आवर्त गति कर रही किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए आवर्तों या चक्करों या कंपनों की संख्या को उस गति की आवृत्ति कहते हैं, है ना। और इसका मात्रक आवर्त प्रति सेकंड या उसी तरह चक्कर प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड कह सकते हो, या कई बार केवल प्रति सेकंड कहते हैं, सेकंड इनवर्स, है ना। और इसी का दूसरा नाम एक हर्ट्ज होता है कि ये आवृत्ति का मात्रक है। और दूसरा, एक हर्ट्ज का मान एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी एक आवृत्ति प्रति सेकंड के बराबर होता है। और आवृत्ति के अगर आप विमीय सूत्र की बात करो तो चूंकि प्रति सेकंड है, समय नीचे है बटे में, तो t-1 m0 l0 t-1। और आवृत्ति और आवर्तकाल में अगर आप संबंध कहो तो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, या आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति, या आवृत्ति गुणे आवर्तकाल बराबर 1, है ना।
तो एक आधा छोटा सा प्रश्न एकदम जूनियर हाई स्कूल लेवल का हम लोग आवृत्ति और आवर्तकाल के लिए लगा करके फिर उसके बाद आज का पूरा करते हैं। आवर्तकाल और आवृत्ति को ध्यान देने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोई जंतु 1 मिनट में 30 बार श्वसन करता हो तो उसके श्वसन का आवर्तकाल व आवृत्ति क्या होगी। हमको क्या क्या दिया हो, श्वसन का मतलब सांस लेना छोड़ना, उस पूरे जो एक क्रिया मिला करके हुई, समझो एक श्वसन है, रेस्पिरेशन। 1 मिनट में 30 बार सांस लेता है और छोड़ता है, मतलब 30 बार श्वसन करता है। निकालना है आवर्तकाल क्या होगी और आवृत्ति क्या होगी। समय क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 1 मिनट दिया हुआ है। मिनट चूंकि असाई मात्रक नहीं है समय का तो हम उसको सेकंड में बदल लेंगे, असाई मात्रक। श्वसन यानी आवर्तों, क्योंकि श्वसन में हम अभी ये मान के चल रहे हैं ना कि एक सांस लेने और छोड़ने में जितना समय लगेगा उसके बाद फिर वो उसी तरह से उतने ही समय के बाद सांस लेगा और सांस छोड़ेगा, मतलब उसको हम आवर्ती गति मान के चल रहे हैं। तो श्वसन यानी आवर्तों की संख्या कितनी है, 30। कितने में, 60 सेकंड में उसने 30 सांसें ली हैं। आवर्तकाल अगर कहो तो आवर्तकाल क्या होता है, एक आवर्त यानी एक श्वसन पूरा करने में लगा समय। अच्छा, 30 श्वसन पूरा करने में 60 सेकंड लगता है, तो एक श्वसन पूरा करने में कितना लगेगा, 60/30। तो वही एक श्वसन पूरा करने में लगा समय 60 सेकंड बटा 30। बाकी तो आप लिखना चाहे तो ठीक है, ऐसे लिख सकते थे कि 30 सेकंड पूरा करने में 30 श्वसन पूरा करने में लगा समय बराबर 60 सेकंड, इसलिए एक श्वसन पूरा करने में लगा समय बराबर, फिर दोनों में 30 से भाग दे देते। ठीक, तो यहाँ पर आवर्तकाल कितना आया, 2 सेकंड प्रति श्वसन। मात्रक पर भी हम लोग थोड़ा सा निगाह रखेंगे। तो यहाँ हमको सेकंड बताना है ना, या सीधे केवल आप 2 सेकंड ही खाली लिख देते आवर्तकाल तो ये हो जाता कि ये श्वसन का समयांतराल, मतलब श्वसन का आवर्तकाल है। केवल 2 सेकंड भी लिखे रहते तो भी कोई दिक्कत न थी, अभी केवल समझने के लिए हमने ऐसे लिख लिया है। और आवृत्ति की बात करें तो 2 तरीके से देख सकते हैं। आवृत्ति में चाहे तो आप कहो कि 1 सेकंड में कितने उतने श्वसन पूरे किए हैं, तो आप इस तरह से आ सकते थे कि 60 सेकंड में उसने कितने पूरे किए हैं, 30। तो 1 सेकंड में कितना पूरा करेगा, 30/60 है ना, चाहे वहाँ से निकाल लेते तो 1/2 आता। या आवृत्ति को हम लोग आवर्तकाल का उल्टा व्युत्क्रम कहते हैं, है ना, और टी का मान निकाल चुके हैं कि 2 सेकंड प्रति श्वसन होता है। तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी, 1 और ध्यान दीजिए टी के साथ हमने मान के साथ साथ मात्रक भी एक बार लिख लिया है। अब ये बटा में है ना, सेकंड बटे श्वसन, ऊपर जाएगा तो श्वसन बटे सेकंड हो जाएगा, तो यानी 1/2 श्वसन प्रति सेकंड, यानी हर सेकंड में वो 0.5 यानी आधी सांस ले रहा है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग, आवृत्ति का सदैव पूर्णांक होना अनिवार्य नहीं है। आवृत्ति दशमलव में हो सकती है। आप कहोगे 1 सेकंड में अधूरे चक्कर कैसे पूरा करेगा, तो ठीक है आप देख लो, जैसे मान लो आप 5 सेकंड में 1 चक्कर पूरा कर रहे थे तो 1 सेकंड में कहाँ से 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। 1 सेकंड में 0.2, फिर 2 सेकंड में 0.4, इस तरह होते हुए 5 सेकंड में अगर 1 चक्कर पूरा हुआ तो 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या तो 1/5 ही आएगी ना। तो बस ठीक है, अभी केवल इतना ही एक बार फिर से रिपीट कर दें कि आवर्तकाल का मतलब एक आवर्त यानी 1 चक्कर पूरा करने में लिया गया समय है, और आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड या एकांक समय में पूरे किए गए चक्करों की संख्या है। ठीक, तो आज चूँकि इस इकाई का पहला दिन है तो हम लोग एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। सिंपली आवर्त गति क्या है, फिर आवर्त गति का एक विशेष उदाहरण कंपन गति या दोलन गति, और आवर्तकाल और आवृत्ति। ठीक, शेष इसके बाद पहले दिन की शुरुआत के बाद फिर आगे हम लोग इसके शेष भाग बाद में आगे देखते हैं। उम्मीद कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तबीयत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।